हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज से। आज के इस वीडियो में हम लोग उपयोगिता विश्लेषण के क्रमवाचक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि उपयोगिता को जब हम माप सकते हैं, गिन सकते हैं, तो किस तरह से उपभोक्ता का संतुलन हम पढ़ते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार को कैसे हम पढ़ते हैं। उसमें हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखा, समसीमांत उपयोगिता नियम को देखा था। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम उपयोगिता को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ एक क्रम दे सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं। उन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया। इस क्रमवाचक दृष्टिकोण में उदासीनता वक्र विश्लेषण का अपना महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के इतिहास की ओर नज़र दौड़ाएं तो तटस्था वक्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग 1871 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया। एजवर्थ ने 1881 में प्रतिस्पर्धात्मक तथा पूरक वस्तुओं के प्रभावों का विश्लेषण किया था। पेरेटो ने भी 1906 में, इटालियन अर्थशास्त्री हैं पेरेटो ने 1906 में एजवर्थ की रीति को अपनाया और इसके आधार पर मांग की विवेचना की। पेरेटो ही वह प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि उपयोगिता एक मानसिक स्थिति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसकी तुलना की जा सकती है लेकिन इसे निरपेक्ष रूप में मापा नहीं जा सकता। 1913 में डब्ल्यू.ई. जॉनसन और 1915 में रूसी अर्थशास्त्री स्लट्स्की ने तटस्था वक्र विश्लेषण में को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है इस संदर्भ में वो कहा जा सकता है दो अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों के लिए, जे.आर. हिक्स और प्रोफेसर R.D.G. एलन। 1934 में प्रोफेसर हिक्स तथा प्रोफेसर एलन ने लंदन से प्रकाशित इकोनॉमिका में एक लेख मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण शीर्षक से प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने तटस्था वक्र विश्लेषण की वैज्ञानिक व्याख्या की। 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्था वक्र विश्लेषण का जो है विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। इनके अलावा भी कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे विक्सटीड, वीजर, चैम्बरलिन। इन सभी अर्थशास्त्रियों ने मांग विश्लेषण में उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि उदासीनता वक्र होता क्या है, इसकी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या डेफिनेशंस दी हैं। तटस्था वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का बिंदु पथ है जिसमें उसे समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलती है इसलिए उपभोक्ता उन संयोगों के चुनाव के संदर्भ में तटस्थ रहता है। इसलिए इन्हें तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र कहा जाता है। अगर अलग अलग अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं हम देखें तो जे.के. स्तंभ ने लिखा है कि यह वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिसमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। हेंडरसन और क्वांट ने कहा है वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिसमें उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो के बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। इसी तरह जो है फर्ग्यूसन इस संदर्भ में परिभाषा देते हैं
एक उदासीनता वक्र विशिष्ट बजटों अथवा वस्तुओं के संयोगों का बिंदु मार्ग है जिसके प्रत्येक उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। मेयर्स ने डेफिनेशन लिखी है। उन्होंने कहा है कि उदासीनता तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखलाती है जिनमें किसी भी व्यक्ति को समान संतुष्टि मिलती है। यदि हम उदासीनता तालिका को किसी वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें उदासीनता वक्र प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह बोल्डिंग, लेफ्टविच, नेविन, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी डेफिनेशंस दी है। अब हम तटस्था वक्र विश्लेषण को उदाहरण के द्वारा देखते हैं, लेकिन हम तटस्था वक्र विश्लेषण को उदाहरण के रूप में उदाहरण से देखें उससे पहले हम तटस्था वक्र की मान्यताओं को देख लेते हैं कि किन मान्यताओं के दिए हुए होने पर तटस्था वक्र विश्लेषण कार्य करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसमें अन्य बातें समान रहे हमेशा यह एक पाबंदी रहती ही है। तो इस विश्लेषण में जो मान्यताएं हैं उनमें है सबसे पहले कि उपभोक्ता जो है उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान है, मतलब वह अज्ञानी नहीं है किसी भी वस्तु की कौन सी कीमत पर कितनी मात्रा किस दुकान पर उपलब्ध है यह उसे पता रहेगा, पूर्ण जानकारी है। दूसरा, उपभोक्ता जो है वह उदासीन रहता है। भी जब उपभोक्ता को तटस्था वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है तो वह प्रत्येक बिंदु के लिए तटस्थ रहेगा। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी इसमें माना गया है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वो विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेगा। कम उपयोगी वस्तु की जगह अधिक उपयोगी वस्तु को वो शिफ्ट करेगा। वस्तुओं के संयोगों की वांछनीयता की भी मान्यता इसमें ली गई है। वस्तुएं जो हैं वो समरूप होनी चाहिए, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह एक प्राथमिकता क्रम दिया हुआ होना चाहिए। उपभोक्ता केवल एक वस्तु की उपयोगिता का ध्यान रखकर अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति के लिए एक क्रम या सूची तैयार कर लेता है कि भाई इस क्रम को अगर मैं अपनाऊंगा तो मुझे इतनी उपयोगिता मिलेगी, इस क्रम को अपनाऊंगा तो इतनी उपयोगिता मिलेगी। एक प्राथमिकता क्रम का निर्धारण कर लेता है। तो इन सब मान्यताओं के दिए हुए होने पर हम अब देखते हैं उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता वक्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है। इस तालिका में हमें कुछ संयोजन दिए गए हैं, ए संयोजन, बी संयोजन, सी संयोजन, डी संयोजन। हम दो वस्तुएं ले रहे हैं, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल। उपभोक्ता ए संयोजन यदि लेता है तो एक पेन और 12 पेंसिल का प्रयोग करता है। दूसरा संयोजन लेता है तो 2 पेन और 6 पेंसिल का संयोजन लेता है। सी संयोजन अगर वह लेता है तो 3 पेन और 4 पेंसिल का संयोजन ले सकता है। डी संयोजन में वह 4 पेन और 3 पेंसिल का संयोजन ले सकता है। तो आप इस तालिका को देखिए कि उपभोक्ता पेन का उपभोग निरंतर बढ़ा रहा है, एक के बाद एक, एक और एक। पहले 1 इकाई, फिर 2 इकाई, 3 और 4, एक एक इकाई वह क्रमशः बढ़ा रहा है, जबकि पेंसिल का उपभोग वह घटा रहा है। पर पेंसिल के उपभोग को घटाने में जो वो घटाने की दर, या हम कहें कि उसकी पेन के लिए पेंसिल को प्रतिस्थापन करने की जो दर है वह क्रमशः घटती हुई है। उपभोक्ता पहले 12 पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा था, 1 इकाई पेन के लिए वह 6 इकाई पेंसिल का उपभोग कम कर देता है।
आगे एक पेन की इकाई का उपयोग बढ़ाने के लिए वह यहाँ 2 इकाई पेंसिल की कम करता है। पुनः 1 इकाई पेन की इकाई बढ़ाने के लिए वो यहाँ 1 इकाई पेंसिल का जो है उपभोग कम करता है। तो पहले 6, फिर 2 और फिर 1। तो जो प्रतिस्थापन की दर है वह कम होती हुई है। इस तरह से उपभोक्ता के संदर्भ में विभिन्न संयोजन हमें इस तालिका में दिए हुए हैं। अगर इन संयोजनों को एक रेखाचित्र में प्रस्तुत किया जाए तो हमें एक रेखाचित्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, ए संयोजन जहाँ 12+1, बी संयोजन जहाँ 6+2, सी संयोजन जहाँ 4+3 और डी संयोजन जहाँ 3+4 इकाइयों का उपभोग दर्शाया गया है। तो हमें ए, बी, सी और डी तालिका के अनुसार 4 बिंदु मिलते हैं। इन चारों बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है। उसे तटस्था वक्र कहा जाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, प्रत्येक उपभोक्ता तटस्थ रहता है। यह है हमारा तटस्था वक्र। इस तटस्था वक्र के गुण क्या हैं कि यह ऊपर से नीचे की ओर ढलान इसकी ऋणात्मक होती है। तटस्था वक्र मूल बिंदु के लिए उन्नतोदर होता है। इस तरफ से आप देखिए, तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। तटस्था वक्र की विभिन्न विशेषताएं हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सामान्य तौर पर तटस्था वक्र के ये गुण कहे जाते हैं।